सैयद आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल, वो सदर बनना चाहते हैं। तो अगर वो सदर बन जाएं, पार्लियामेंट तोड़ दें, तो फिर वो सदारती निज़ाम की तरफ चले जाएंगे। कि हमारी अदलिया बहुत मुँहज़ोर और घोड़ा बन गई थी और उसने फ़ौज को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। मुल्क में दो इस्टेब्लिशमेंट्स हो गई थी, एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का बिगल बच गया है। अब कबल अज वक्त होती हैं या मुद्दत पूरी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना कोर्ट नंबर 1 नहीं छोड़े। मेरे ख्याल में आईनी अदालत की नई बिल्डिंग बनेगी। अच्छा, वैसे ये 13 नवंबर को गिरफ्तार हुए हैं और किसी को पता नहीं लगा। 2 दिन तो पुलिस भी खामोश रही, एंटी करप्शन भी खामोश रही, सब खामोश रहे, और 15 को जाके इसकी FIR उन्होंने दर्ज की है और ये खबर बाहर आई है। मुझे ऐसे लगता है ये सारा मिली भगत से हुआ है और संघेड़ा को मुल्क से बाहर फरार कराया गया, चक्री से वो भाग गया। अब एक स्टेज आएगी कि अलीमा खान की भी बारी आएगी। ठीक है, तो ये स्टेज आपको कब आते हुए नजर आ रही है, ज़रा नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलामुअलैकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल साहब। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, ब्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुहेल वड़ाइद साहब ने एक कॉलम लिखा है। उनका कहना है कि बब्बर शेर ही जंगल को चलाएंगे, मगर वो जंगल के पुराने और बोसीदा निज़ाम से अब अपसेट हैं। कोई ऐलान किए या कोई ढोल बजाए बगैर जो निज़ाम है वो तब्दील हो रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई निज़ाम तब्दील हो रहा है? निज़ाम में इस्लाहात हो रही हैं। तब्दील तो देखें ये है कि हम इमरान खान के दौर में सुनते थे कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाएगा, और वो कहते थे कि इमरान खान मुल्क के पहले सदर होंगे, ये पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाएगा। और एक बिल्कुल दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ सदारती निज़ाम है। तो निज़ाम की तब्दीली तो ये होगी कि हम पार्लिमानी निज़ाम से सदारती निज़ाम में चले जाएं। जैसे हमारे बहुत सारे दोस्तों ने खबर भी दी कि जी सैयद आसिम मुनीर जो हैं आर्मी चीफ जो हैं फील्ड मार्शल, वो सदर बनना चाहते हैं। तो अगर वो सदर बन जाएं, पार्लियामेंट तोड़ दें, तो फिर वो सदारती निज़ाम की तरफ चले जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान सदारती निज़ाम की तरफ जा रहा है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है अभी पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम ही रहेगा। उस पार्लिमानी निज़ाम में इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, वज़ीर आज़म के पास ही रहेगा। आर्मी चीफ ताकतवर ज़रूर है और उसका साथ वज़ीर आज़म को ताकतवर बना देता है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की लड़ाई हो जाए तो निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की सुलह हो जाए तो निज़ाम मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की लड़ाई हो जाए तो कुछ केसेस में वज़ीर आज़म की छुट्टी हो जाती है, और अगर आर्मी चीफ की रिटायरमेंट करीब हो तो वो रिटायर हो जाता है और नया आर्मी चीफ आ जाता है। लेकिन मैं अभी मुल्क के पार्लिमानी निज़ाम को बदलता नहीं देख रहा। अगर कोई मुझे कहे कि जी मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये पार्लिमानी निज़ाम अभी अपनी अफादियत रखता है। अभी जो आइनी इस्लाहात हुई हैं वो पार्लिमानी निज़ाम के ज़रिए हुई हैं, और अगर आप सदारती निज़ाम भी ले आएंगे तो आइन में तरमीम, आइन निज़ाम बदलने का अख्तियार फिर भी पार्लियामेंट के पास रहेगा। सदारती निज़ाम में भी पार्लियामेंट तो मौजूद है, सिर्फ सदर का बराह रास्त इंतखाब होता है या किसी भी तरह सदर बराह रास्त आ जाता है। तो मुझे कोई निज़ाम में तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। हाँ, इस्लाहात ज़रूर आ रही हैं कि हमारी अदलिया बहुत मुँहज़ोर और घोड़ा बन गई थी और उसने फ़ौज को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। मुल्क में 2 इस्टेब्लिशमेंट्स हो गई थी, एक जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। 2 इस्टेब्लिशमेंट्स आपस में लड़ रही थी। जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट एक सियासी जमात के साथ थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरी सियासी जमात के साथ थी। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीत गई है, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट हार गई है, और हमेशा से ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीतती नजर आई है, कोई नई बात नहीं है। पार्लियामेंट से लड़ाई हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीतती है। जुडिशरी वज़ीर आज़म से लड़ाई हो, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीतती है। अब जुडिशरी से लड़ाई थी तो भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जीतती है। हाँ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कैसे हार सकती थी? अगर जुडिशरी और हुकूमत और पार्लियामान इकट्ठे हो जाते। लेकिन जुडिशरी तो पार्लियामान को घर भेजना चाहती थी, हुकूमत को घर भेजना चाहती थी। पार्लियामान और हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए और उन्होंने जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी। लेकिन मुझे कोई निज़ाम में इस तरह तब्दीली इसको कहना ये नहीं आ रहा। ये ज़रूर है कि इस्लाहात हो रही हैं और जुडिशरी कमज़ोर हो रही है, लेकिन निज़ाम में तब्दीली तो ये होना कि फ़ौज कमज़ोर हो जाए। फ़ौज ताकतवर हो रही है, वज़ीर आज़म ताकतवर है,
जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट कमज़ोर हुई है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। आज़ाद कश्मीर की सियासत की बात करें तो तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब हो गई है और फैसल मुमताज़ राठौड़ अब नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। सवाल बड़ा सीधा है, क्या अब इस्तेहकाम आएगा और कश्मीर एक्शन कमेटी दोबारा सड़कों पर अब नहीं आएगी? सर देखें, इस्तेहकाम तो वहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अब ये इलेक्शन का साल है और सारी सियासी जमातें इलेक्शन में जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन में चले गई, नून लीग ने भी इलेक्शन में जाना है, पीटीआई ने भी इलेक्शन में जाना है। अवामी एक्शन पार्टी इलेक्शन में जाने का ऐलान नहीं कर रही। अगर वो इलेक्शन के सर्कस से बाहर है और न्यूट्रल है तो फिर तो मुकाबला सियासी जमातों में आपस में होगा। किसी हल्के में कोई अवामी एक्शन पार्टी होगी, किसी हल्के में किसी के साथ अवामी एक्शन पार्टी होगी। लेकिन ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का साल है, इलेक्शन का बिगल बच गया है। अब कबल अज वक्त होती हैं या मुद्दत पूरी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। इतलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सरफराज डोगर साहब ने अपना कोर्ट रूम नंबर 1 नहीं दिया जस्टिस अमीनुद्दीन को, इसी वजह से मजबूरी के तहत उनको कोर्ट नंबर 2 में जाना पड़ा। तो इस बात को काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसको कोर्ट रूम नंबर 1 मिले, किसको कोर्ट रूम नंबर 2 मिले? नहीं, फ़र्क तो बहुत पड़ता है, ये ऐसी बात जैसे कि देखें, अगर आईनी अदालत का सरबराह सीनियर है तो उसके पास कोर्ट नंबर 1 होना चाहिए। लेकिन चूंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपना कोर्ट नंबर 1 नहीं छोड़े। मेरे ख्याल में आईनी अदालत की नई बिल्डिंग बनेगी और हंगामी बुनियादों पर नई बिल्डिंग बनेगी। इस्लामाबाद में एक नई प्लॉट देखकर वहाँ पर आईनी अदालत की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी और उस बिल्डिंग में आईनी अदालत के जजेस बैठेंगे। वहीं पे कोर्ट रूम नंबर 1, 2 सारा कुछ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में आईनी अदालत चलती नज़र नहीं आ रही। ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। आगे चल के आपको आईनी अदालत की अपनी अलग बिल्डिंग बनानी होगी। तो इसमें कितना वक्त दरकार होगा? ये तो अब फंड्स पर है, प्लॉट पर है। मेरे ख्याल है अगले अब आप जल्दी इस तरफ चीज़ों को मुड़ता देखेंगे और नई बिल्डिंग की तरफ चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी। तो मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूँगी, करप्शन के इल्ज़ाम पर लाहौर में गिरफ्तार इकबाल संघेड़ा साहब एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी में पेशी के बाद लाहौर वापस जाते हुए मोटरवे चक्री रेस्ट एरिया में पुलिस हिरासत से फरार हो गए। क्या मामला है, कहाँ है वो? अच्छा, वैसे ये 13 नवंबर को गिरफ्तार हुए हैं और किसी को पता नहीं लगा। 2 दिन तो पुलिस भी खामोश रही, एंटी करप्शन भी खामोश रही, सब खामोश रहे और 15 को जाके इसकी FIR उन्होंने दर्ज की है और ये खबर बाहर आई है। मुझे ऐसे लगता है ये सारा मिली भगत से हुआ है और संघेड़ा को मुल्क से बाहर फरार कराया गया। चक्री से वो भाग गया, किसी को पता न लगा, किसी ने 2 दिन कोई खामोश रहा, ना हेडलाइंस लगी, ना वायरलेस चली। ये एक मिली भगत है। मुझे लगता है चूँकि अफसरशाही है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव CSP अफसर थे और वो क्या कहते हैं, मज्जा दियाँ पहना होंदियाँ ने, और ये अफसरों ने मिल के अफसर को भगाया है। और आपको पता है उनका बड़े एक इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ उनका नाम भी लिया जा रहा था। मुझे लगता है उनको मुल्क से फ़रार कराया गया है और इसमें हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, वो शामिल है। मैं तो समझता हूँ एंटी करप्शन के तमाम बड़े अफसरों पर FIR होनी चाहिए और जब तक संघेड़ा पकड़ा ना जाए एंटी करप्शन के अफसर और पुलिस के अफसर अंदर होने चाहिए। ये जो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो 18वीं जो तरमीम है ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा, क्या हुक्मरान इत्तेहाद में टूट फूट शुरू हो रही है? देखें, जो MQM है वो चाहती है कि मुल्क में यकसां बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती निज़ामों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दिया जाए और ये कि जो सूबे हैं वो इख्तियारात नीचे बल्दियाती इदारों को नहीं दे रहे और सूबों में आकर इख्तियारात रुक गए हैं। ये बात MQM की गलत नहीं है, वो ठीक बात कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो इख्तियार नीचे देना नहीं चाहते। PTI के पास KP की हुकूमत है, वो इख्तियार नीचे नहीं देना चाहते। नून के पास पंजाब की हुकूमत है, वो इख्तियार नीचे नहीं देना चाहते। MQM का मौक़िफ़ है कि इख्तियार नीचे जाने के लिए बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने तो उनका साथ देने का ऐलान कर दिया है, पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, जिस पर पीपल्स पार्टी और MQM का तनाज़ा है। मुझे लगता है 18वीं तरमीम के रोल बैक में MQM ने अब सफ़बंदी शुरू की है। 28वीं तरमीम में NFC, 18वीं तरमीम का रोल बैक, बल्दियाती इदारों का आइनी तहफ़्फ़ुज़, ये सब कुछ होगा और मुझे लगता है उसमें पीपल्स पार्टी नहीं होगी। उसके लिए एक अलग रोड मैप मैं शुरू से कह रहा हूँ कि PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक और बाकी लोग उसमें आएंगे, तो वो देखते हैं, तो उसके बाद आगे चलते हैं।
तो मुजम्मिल साहब, जिस तरह से भी आपने कहा है कि इसमें पीपल्स पार्टी वर्सेस एमक्यूएम है, तो एस्टैब्लिशमेंट किसका साथ देगी? एस्टैब्लिशमेंट एमक्यूएम के साथ है। जो बात एमक्यूएम कर रही है वो एस्टैब्लिशमेंट के दिल के ज़्यादा करीब है, जो बात पीपल्स पार्टी कर रही है वो एमक्यूएम के दिल के करीब नहीं है। इसलिए एमक्यूएम जो बात कर रही है आप समझें वो एस्टैब्लिशमेंट के दिल के ज़्यादा करीब होने की वजह से एस्टैब्लिशमेंट की बात है। 18वीं तरमीम को ख़त्म करना, वफाक को मजबूत करना, आइनी बलदियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना, NFC को रिविजिट करना, ये तमाम बातें एस्टैब्लिशमेंट के दिल के करीब हैं। और पीपल्स पार्टी जब इनकी मुखालफत करती है तो पीपल्स पार्टी एस्टैब्लिशमेंट से दूर जाती है। रावलपिंडी की अदालत ने अलीमा खान के 10वीं बार वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हो रही। तो क्या मामला है, वो पेश क्यों नहीं हो रही? ये क्या हिकमत अमली है? इससे तो कानूनी तौर पर उन्हें क्या नुकसान नहीं हो रहा? बिल्कुल नुकसान होगा। मुझे लगता है वो गिरफ्तार हो जाएंगी। वो कानून से खेल रही हैं। जब बात गिरफ्तारी तक पहुंचेगी तो वो जाके बेल करा कदा लेंगी। कलामे के लिए माजरत, लेकिन देखे ना, हमने देखा कि फास्टेस्ट एनआरओ भी तो उनको मिला था ना। क्या पता वो इस बार भी ये उम्मीद लगा के बैठी है। ज़रूर उनके बच्चों को फास्टेस्ट एनआरओ मिला है और वो उसी का फ़ायदा उठा रही हैं। नहीं तो 10 बार किसके वारंट जारी होते हैं। मतलब पुलिस घर पहुंच जाती है पकड़ने पहले वारंट पे, अगर उनके घर नहीं पहुंच रही तो ये दुरुस्त है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत है। लेकिन मुझे लगता है अब एक स्टेज आएगी कि अलीमा खान की भी बारी आएगी। ठीक है, तो ये स्टेज आपको कब आते हुए नजर आ रही है, जरा नाज़रीन को बताइएगा। जल्द नज़र आ रही है। जो निज़ाम में इस्लाहात हो रही हैं वो उन इस्लाहात के बाद जो है ना, ये जुडिशरी की जो इस्लाहात हुई हैं और इस्लाहात हैं, उसके बाद अलीमा खान की भी और सबकी बारी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम सबको गिरफ्त में ले लेगा। मुज़म्मिल साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की अदालत में खान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को यकजा करके इस पर समाअत, लेकिन हम देखते हैं कि जो खान साहब के वकील हैं वो पेश ही नहीं होते। वो क्यों पेश नहीं होते? अगर हम उनकी पार्टी देखें तो उसमें तो तमाम वकला मौजूद है। मेरा ख्याल है ये उनकी कोई वकला की ना लीगल हिकमत अमली है। अच्छा। वो पिटिशन देते हैं, फिर उसको डिसमिस कराते हैं, फिर पिटिशन देते हैं, उसको डिसमिस कराते हैं। कानून, इसको कानून से खेलना कहता है। और मेरे ख्याल में वो इसको पिटिशन को डिसमिस कराएंगे, फिर दोबारा कहीं पिटिशन देंगे। अभी वो इकट्ठे कराना नहीं चाहते होंगे केसेस। उनका ख्याल होगा उनका इकट्ठे होकर ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये लीगल हिकमत अमली है। आप इसको ऐसा ना समझें कि वकील जानबूझकर पेश नहीं हुए। ये कोई पीटीआई कुछ केसेस को लंबा करना चाहती है, कुछ केसेस में जल्द इंसाफ चाहती है। वो चाहती है उसकी अपीलें जल्दी हो जाएं, ट्रायल लंबे हो जाएं। तो ये वो उस खेल का हिस्सा है उनकी लीगल हिकमत अमली का। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।